जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण को समझ लिया था, रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में कुछ अंतर है, बस थोड़ा सा का अंतर है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम बस जो अभिक्रिया रहता है उसको हम वर्ड में लिख देते हैं, और रासायनिक समीकरण जो रहता है उसको हम शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं, उसको संकेत और सूत्र के द्वारा लिख देते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है, परिभाषा इसका क्या होगा, तो किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक को सूत्रों और संकेतों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी उसको शॉर्ट तरीके से लिखना। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको हम लिख देते हैं H+O2 से क्या बन जाता है, तो हमारा H2O बन जाता है। H2O तो H2O जो निकला, क्या कहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, तो ये जो निकला हमारा, ये हम शॉर्ट तरीके से लिख दिए। जब इसको हम संक्षेप में लिखेंगे, यानी इसको पूरा, जैसे हाइड्रोजन है तो पहले हम हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो 2 अणु है। तो यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन के कितने अणु, तो 2 अणु से मिलकर क्या बना, तो H2O यानी जल बना। तो ये जो हम लिखे ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, एक तरह से इसको हम एक रासायनिक अभिक्रिया हम कहते हैं। लेकिन इसको जब हम शॉर्ट तरीके से लिख दें, यानी हाइड्रोजन का संकेत क्या आता है, तो H, ऑक्सीजन का संकेत क्या आता है, तो O, इसी को हम जब हम शॉर्ट तरीके से लिख दिए, तो शॉर्ट तरीके से लिखना है रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, क्या शॉर्ट तरीके से लिखना है रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H लिख दिए, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को O लिख दिए, से बन गया हमारा H2O यानी जल बन गया, तो जल को हम H2O लिख दिए। यानी इसको हम संकेत में लिखे, इसको हम सूत्र में लिखे, तो संकेत तो वह सूत्रों द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, क्या रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको हम समझते हैं कि क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उत्पाद, मान लीजिए ये उत्पाद है और ये अभिकारक है, तो दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ। यानी ये उत्पाद है तो इसका भी ऑक्सीजन अगर जो रहेगा तो इसमें भी ऑक्सीजन के 2 अणु, और ये अभिकारक है तो इसमें भी ऑक्सीजन के 2 अणु रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पढ़ लिया था कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही नष्ट होता है ना ही निर्माण होता है। तो क्या समझे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। अगर जो बराबर नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे हम लेते हैं H2 प्लस H प्लस Cl, H प्लस Cl से क्या बन गया हमारा, तो HCl को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम कहते हैं HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, तो HC और L। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 1 अणु और प्लस में क्लोरीन के 2 अणु। तो यहाँ क्या है, तो हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो 1 अणु है, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु, तो 1 अणु, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं Cl, तो Cl की इसमें क्या अणु, कितने अणु है, तो 2 अणु, और इसमें Cl के कितने अणु है, तो 1 अणु। तो बराबर हमारा नहीं हुआ, यानी उत्पाद यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या हमारा बराबर नहीं हुआ। तो जब भी दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा तो वो हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ता है। इसके पहले की वीडियो में हमने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पढ़ा दिया था, उसी के अनुसार असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो संतुलित आइए हम करके यहाँ देखते हैं कि जब यहाँ हम H2 दे देते हैं H2, तो यहाँ जो हमारा निकला, यहाँ हम दे देते हैं 2, तो ये जो 2 निकला, ये 2 निकला और H और इधर है Cl, तो ये इसका भी हो गया 2H हो गया, और ये इसका भी होगा Cl2 हो गया।
यानी H भी हमारा 2 निकल गया यहाँ हम दिए तो, और यहाँ HCl भी हमारा 2 निकल गया। तो ये हो जाएगा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम समझते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। यानी इसमें उत्पाद में परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कुछ अलग है और अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कुछ अलग है, यानी उनके अणु कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणु तत्वों के परमाणु संख्या अलग अलग हो, यानी ऑक्सीजन की इसमें 3 अणु रहेगा तो इसमें ऑक्सीजन के 4 अणु रहेगा। तो इसको संतुलित करना पड़ता है हमको। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान का ना ही नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। तो कैसे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा? क्यों? इधर कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ना ही द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। तो वो हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे हम लेते हैं यहाँ वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि H और प्लस Cl2 से हमारा क्या बन गया? तो HCl को हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो H प्लस Cl2, यहाँ H का परमाणु संख्या क्या है? तो H के कितने अणु है? तो 1 अणु। यहाँ H के कितने अणु है? तो 1 अणु। और यहाँ Cl के कितने अणु है? तो 2 अणु। और यहाँ Cl के कितने अणु है? तो 1 अणु। तो यहाँ इसमें और इसमें दोनों तरफ के परमाणु संख्या बराबर नहीं है, यानी इसमें Cl के 2 अणु है इसमें, और इसमें Cl के 1 अणु है। तो दोनों तरफ की परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो इसी को हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम इसको संतुलित करेंगे। ये तो हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल। जब हम इसको असंतुलित करेंगे, यहाँ H2 प्लस Cl2 जब हम देंगे तो 2HCl हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी जब उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहेंगे, यानी अलग अलग रहेंगे। यहाँ उत्पाद में कुछ और है लेकिन अभिकारक में कुछ और है, तो वो हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन जब दोनों तरफ बराबर रहे, यानी इसमें भी ऑक्सीजन के 3 अणु और इसमें भी ऑक्सीजन के 3 अणु, तो जब दोनों तरफ बराबर रहता है तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और दोनों तरफ जब अलग अलग रहता है, यानी ऑक्सीजन की इसमें 2 अणु और ऑक्सीजन की इसमें 3 अणु, तो इसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत अनुसार कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें निर्माण हो रहा है, तो ये तो फॉलो उस बात का नहीं कर रहा है, तो इसको हमको संतुलित करना पड़ता है, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर होता था। रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के 12-13 प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से 12 ही पढ़ना है इस क्लास 10th में, और भी आगे होते हैं तो उतना ध्यान नहीं देना है, बस 12 प्रमुख है तो 12 को हमको ध्यान में रखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के 12 प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। शॉर्ट तरीके से हम बताते जाते हैं, आगे हम पूरा डेफिनेशन के साथ बताते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन मतलब क्या होता है? तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? तो जुड़ना। तो जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एकल पदार्थ यानी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जिसे हम लेते हैं H प्लस O2 से क्या बन गया? तो H2O यानी जल बन गया। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दोनों जुड़ रहा है, जुड़कर एकल यानी एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यानी इसका गुण अलग कुछ अलग है और इसका गुण कुछ अलग है, लेकिन इसका गुण कुछ अलग है। ये हाइड्रोजन जो है ये अभी गैस के रूप में, ये भी गैस के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में, जब लेकिन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तब ये हो जाता है द्रव के रूप में। तो यानी इसका गुण कुछ अलग है, इसका गुण कुछ अलग है, यानी ये गैस है और ये द्रव हो जाता है। तो इसका गुण कुछ अलग है और इसका गुण कुछ अलग है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण कुछ अलग उससे रहता है। तो अब दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है
वियोजन, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, लेकिन वियोजन मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब क्या है, होता है तो टूटना। तो जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाते हैं, एक पदार्थ दो या दो से अधिक भाग में टूट जाते हैं किसी बाह्य कारक के कारण, तो वो जो जब उस समय होता है अभिक्रिया, तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया। तो जब कोई पदार्थ मतलब एक पदार्थ से टूट कर दो तीन पदार्थ में बट जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इधर लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, इसको हम क्या कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम ताप देते हैं यानी उष्मा इसमें देते हैं, तो ये टूट जाता है CaO, काली चूना इसको हम कहते हैं, या काली चूना, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और ये टूटता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जिसे हम लेते हैं एग्जांपल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOH2। ये जब टूटता है ताप के कारण या किसी के कारण टूटता है, तो ये बट जाता है CaO यानी काली चूना। CaO को हम कहते हैं काली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में देता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जब एक पदार्थ टूट जाते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ में, तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरा है वैद्युत अपघटन यानी विद्युत के कारण जो बिखर जाता है, जिसे हम लेते हैं NaCl। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये टूट जाता है Na+Cl। इस पर प्लस चार्ज रहता है और इस पर माइनस चार्ज रहता है, तो ये टूट जाता है विद्युत के कारण। जो विद्युत के कारण होता है अभिक्रिया, उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु होता है चांदी। सबसे कम क्रियाशील धातु होता है चांदी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु होता है चांदी होता है। अब तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो एक यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देता है, जिसे हम लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल में लेते हैं Fe+CuSO4 से हमारा बनता है FeSO4, और इधर प्लस में Cu। Fe को हम कहते हैं आयरन या लोहा, और CuSO4 को हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, या इसी को हम कहते हैं नीला थोथा। और जो ये बना FeSO4, इसको हम क्या कहेंगे, तो फेरस सल्फाइड। और ये जो निकला इसको हम कहेंगे कॉपर। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ CuSO4 इसको विस्थापित कर देता है, यानी इसको हटा देता है, और हटा के अपने इसको हटाकर इसके स्थान पर चला जाता है। यानी FeCu को हटाकर SO4 के स्थान पर चला आता है। तो Cu को हटा दिया, तो Cu यानी कॉपर को हटा दिया वो, तो कॉपर जो है Fe से यानी आयरन से कम क्रियाशील धातु है। क्या कम क्रियाशील धातु? Fe जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो लोहा है, और लोहा से कम क्रियाशील धातु है तो Cu है। तब उसको हटा देता है, यानी इसको हटा के और अपने वहां स्थान को ग्रहण कर लेता है, यानी किसी को हटा के उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना, उसी को हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। और उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जिसे हम समझते हैं इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी माइनस और प्लस का आदान प्रदान होता है। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बन जाता है, उस बैठ जाता है पेंदी के रूप में, तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
और अवकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीजन जब हटेगा और हाइड्रोजन जब जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटकर हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में, जिसे C6H12 का O6 का प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में टूटना, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी जिसमें ऊष्मा का अवक्षेपण होता है, यानी जिसमें ऊष्मा का जरूरत होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलता है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं।